Hello everyone, welcome back to BANUP classes. So today we are going to discuss an important topic of financial management, that is cost of capital. A cost of capital is very helpful topic and one of the foundation topics of financial management. If you are clear with the cost of capital and how to calculate it, you can easily moving forward, and it will be very easy for you to understand the other concepts of financial management. In this lecture, we are going to know what's the cost of capital, what are the different sources of cost of capital, and how we are going to calculate the cost of capital. We are also going to discuss the weighted cost of capital and its concept. So let's start with the cost of capital. Cost of capital is cost of acquiring funds. देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक बिजनेस है, अपने फंड्स को रेस कर रहा है डिफरेंट सोर्सेस से। जब हम अपने डिफरेंट सोर्सेस से कुछ कैपिटल को रेस कर रहे हैं तो उनको रिटर्न में भी हमको कुछ देना है। जो एडिशनल अमाउंट, प्रिंसिपल तो हम उसको देंगे ही, जो एडिशनल अमाउंट हम उन सोर्सेस को प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं, वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स जो एडिशनल अमाउंट है इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। A cost of capital is required rate of return that a firm must earn on its investment in order to increase its value in the market. Means आपको कुछ कैपिटल रेस किया आपने मार्केट से, वहाँ आपको कुछ उसको एज एन इंटरेस्ट, एज अ डिविडेंड आपको उसको प्रोवाइड करना है अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो फर्म को कितना पैसा उस कैपिटल से जो उसने रेस की है उससे कितना अमाउंट अर्न करना है ताकि उसकी जो वैल्यू है मार्केट में फर्म की वो इंक्रीज हो या फिर बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि डिस्काउंटिंग रेट, ब्रेक इवन रेट, मिनिमम रेट। अच्छा, ब्रेक इवन रेट के नाम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाना जाता है। इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक फंड रेस किया मार्केट से एट 10% ऑफ इंटरेस्ट, और जो वो फंड आपने रेस किया उससे आपकी जो अर्निंग हो रही है वो भी 10% है। तो यहाँ पे ना आपको कोई लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। आपने जो फंड रेस किया है उसको आप पे कर पा रहे हैं अपनी अर्निंग से। इसका मतलब ब्रेक इवन है वो, इसीलिए इसको ब्रेक इवन रेट भी कहा जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। A cost of capital is required rate of return, not cost as such. In real, it is not a cost but required rate of return. It is related to long term capital funds. Cost of capital में सिर्फ long term capital funds जो आप मार्केट से रेस कर रहे हैं वो इंक्लूड होते हैं, शॉर्ट टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होते। A firm's cost of capital represents minimum rate of return that will result to maintaining the value of its equity shares. इस पॉइंट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्म को मिनिमम अपने जो उसने फंड रेस किया है उस पर कितना कितना अर्निंग हो कि उसके इक्विटीज़ की वैल्यू मेंटेन रहे।
देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 3 कंपोनेंट्स हैं, रिटर्न एट जीरो लेवल रिस्क, प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क और प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। ये तीनों मिलकर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं के जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इज इक्वल्स टू आर ओ रिटर्न एट जीरो लेवल ऑफ रिस्क प्लस बी that is premium for business risk plus F that is premium for financial risk. Now how we can calculate cost of capital? देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप फंड को रेस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपकी होती है वो मेनली 4 सोर्सेस की होती है। आप इसको 4th को इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिवेंचर्स मेनली अगर ऑन द बेसिस ऑफ द रिडेम्पशन हम देखें 2 तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद उनकी प्रिंसिपल अमाउंट को भी आपको लौटाना होगा इन्वेस्टर्स को, और इररिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक उनको इंटरेस्ट देना है और उनको आप रिडीम नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अगर हम पहले बात करें इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स, केडी रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। आपने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इट विल बी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू, मीन्स एट व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ द पीरियड इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर वहाँ टैक्स रेट दिया है तो 1 माइनस टैक्स रेट। In case of redeemable debentures, KD will be equals to interest plus RV, that is redeemable value minus net proceeds. Net proceeds का मतलब है कि कंपनी ने उसको कितने रुपए पर इशू किया था, at what rate company issued its debenture at initial, divided by N. The whole will be divided by RV, that is redeemable value, plus net proceeds divided by 2 multiplied by 1 minus tax rate. So these two are the formulas for debenture for computing the cost of debt. So let's discuss with an example. A firm issued 100% debentures, each of rupees 100 at 5% discount. The debentures to be redeemed at the end of 10th year. The tax rate is 50%. Calculate cost of debt. एक फर्म है, उसने 100 डिबेंचर्स को इशू किया है और उसकी डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन जो फर्म है उसने उसको 5% डिस्काउंट्स पर इशू किया है। द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट एंड ऑफ 10th ईयर। डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम होंगे 10 साल बाद, टैक्स रेट 50% दिया हुआ है। तो जो डिबेंचर्स रिडीम होंगे वो आपके एट पार रिडीम होंगे।
तो उसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी आएगी, डेट विल बी, कितने डिवेंचर्स हैं हमारे पास, 100। एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, रिडीमेबल वैल्यू विल बी 10,000। अच्छा, आज की डेट में हमने उसको कितने पे इशू किया है। देखिए, डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन वो इशू हो रहा है 5% डिस्काउंट में, यानी एक डिवेंचर जो इशू हो रहा है उसकी वैल्यू 95 रुपीज़ है। तो 100 डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी हुई, अगर एक डिवेंचर की वैल्यू 95 रुपीज़ है तो 100 डिवेंचर्स की वैल्यू 9500 हुई। That will be our net proceeds. Formula we know, KD, that is cost of debt, is equals to interest plus RV minus net proceed divided by N. The whole divided by RV plus net proceed divided by 2 into 1 minus tax rate. Now 10% will be rate of interest, तो 10,000 रुपये का 10% will be 1,000 रुपीज़। RV, that is redeemable value, will be 10,000 रुपीज़ minus net proceed, that is 9,500, divided by 10, that is in how many number of years, divided by, now again RV, that is redeemable value 10,000 plus net proceeds 9,500 divided by 2 multiplied by 1 minus, now what's the tax rate, 50%, it will be 1 minus 0.50. We are computing in a percent, so we will multiply it by 100. What we will get, we will get the cost of debt by solving the equation 5.385%. So hope you are clear with the example how to calculate cost of debt in case of redeemable debentures. Now, cost of preference shares. We all know preference shares are those shares which have priority in receiving the dividend. जब डिविडेंड बढ़ता है किसी कंपनी में तो इक्विटी शेयर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उस पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड हो सकता है। इसके कई टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। सो प्रेफरेंस शेयर भी आपके रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों हो सकते हैं। फॉर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां हम जब कॉस्ट ऑफ डेप्थ निकाल रहे थे, जहां हम इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इसीलिए वहाँ इंटरेस्ट ले रहे थे, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमें डिविडेंड मिलेगा तो हम यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। For redeemable preference share, it will also be same as KD. So KP, that is cost of preference shares, is equals to preference dividend plus RB minus net proceeds divided by N, the whole divided by RB plus net proceeds divided by 2। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस जहां हम केडी में इंटरेस्ट ले रहे थे, जब हम केपी निकालेंगे तो वहां इंटरेस्ट को रिप्लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड से, और सब बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है निकालने का। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। A company issued ₹85 preference shares with 9% dividend on price. The cost of issuing and selling shares
is expected to be rupees 3. Calculate cost of preference shares. एक कंपनी है, प्रेफरेंस शेयर की प्राइस दी हुई है हमें 85 रुपीज़, जिस पे 9% का डिविडेंड मिलने वाला है। जो कॉस्ट इसकी इशूइंग और सेलिंग पर आई है वो 3 रुपीज़ पर शेयर है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रोसीड्स हमारी कितनी हुई भाई? 85 रुपीज़ का जो शेयर है उस पर 3 रुपये का एक एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है हमारा, जिसको कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग शेयर के नाम से हम देख रहे हैं। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर से, तो नेट प्रोसीड्स निकल कर आएगी। डेट विल बी 85 माइनस 3, वी विल गेट नेट प्रोसीड एज 82। नाउ what is the preference dividend? 9%. 9% of 85 rupees, not 82 rupees, but 85 rupees. That would be 7.65 rupees. Putting in the formula, we know KP is equals to preference dividend divided by net proceeds. We are computing in the percent, so we will multiply it by 100. So it will be KP, that is cost of preference shares, is equals to 7.65 divided by 82 rupees multiplied by 100. On solving the equation, we would get KP as 9.33%. So the cost of preference share is 9.33%. Hope you will be clear with the help of this example how we are going to calculate the cost of preference shares. The next is cost of equity. There are two approaches while calculating the cost of equity. The first one is earning price approach and the second one is dividend price approach. For earning price approach, cost of equity, that is KE, will equals to earning per share divided by market price per share. If we are given with the growth rate, because it's the equity shares and we will get the growth rate in it, means the equity shares grows year by year. So there is given, if in a question growth rate is given, the formula will be KE, that is cost of equities, is equals to E, that is earning, multiplied by 1 plus G power N. N is number of years. G is growth divided by P, that is market price per share. For dividend price approach, KE will equals to dividend per share divided by market price. Now if growth is considered for the dividend price approach also, it will be KE is equals to D, that is dividend per share, divided by P, that is market price per share, plus growth rate, whatever it is given. So let us solve an numerical problem to know how to calculate KE. A firm has rupees 5 EPS, that is earning per share, and 10% growth rate of earning over period of 3 years. The current market price is rupees 50. Find cost of equity. So in the given question, we have given what is the earning per share, rupees 5. The growth rate is given as 10% and the period is given for 3 years. The market price is rupees 50.
So by putting in the formula, that is KE is equals to earning per share multiplied by 1 plus growth rate की power n divided by market price per share. So KE will equals to, what is the earning per share? 5 multiplied by 1 plus what is the growth rate? 10%, that will be 0.10. And what's the number of years? That is 3 years. 0.10 की power 3 divided by market price per share, that is 50 rupees. So 5 multiplied by 1.331 divided by 50, we will get cost of equity as 13.30%. So hope you all know how to calculate cost of equity if growth rate is given and earning is given per share. Now weighted cost of capital. A weighted cost of capital is weighted average, means firm's average cost of capital from all sources. एक फर्म है, अपनी कैपिटल को रेस कर रही है और वो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंड नहीं है कि वो सिर्फ डिबेंचर्स से रेस कर रही है या ओनली प्रेफरेंस शेयर यूज़ कर रही है या ओनली इक्विटी यूज़ कर रही है. वो एक डिफरेंट प्रोपोर्शन यूज़ कर रही है इन सभी का. तो जब इन सब का एक प्रोपोर्शन यूज़ कर रही है और इन सब के प्रोपोर्शन का जो फर्म यूज़ कर रही है उसका एवरेज निकाला जाता है और उसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, उसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेट अस सी. अ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, weighted marginal cost of capital, combined cost of debt and equity, etc. So these all are the different names given to weighted cost of capital. It comprises the costs of various components of financing. These components are weighted according to their relative proportion in the total capital. तो जैसा आपको बताया सेम वही इस स्लाइड में लिखा है. एक XYZ एक कंपनी है जिसने अपना फंड रेस करना है 10% इक्विटी से, 20% प्रेफरेंस शेयर से, 30% डेब्ट से. तो उसका एक जब हम इन सब का एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसको बोलते हैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और क्लियर हो जाएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है. अ फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स. एक फर्म है, उसके सोर्सेज ऑफ फंड दिए हैं, डेप्थ है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है. 20% डेप्थ से रेस किया है उसने, 10% प्रेफरेंस शेयर से, 30% इक्विटी से एंड 40% रिटेन अर्निंग से. आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी गिवन है 4.50 for debt, 9 for preference share, 11 for equity and 10 for retained earning. Amount is also given, that is 40 lakh, 20 lakh, 60 lakh and 80 lakhs. So how we are going to compute weighted average cost of capital, that is average cost of capital. देखिए डेप्थ है, कितना प्रोपोर्शन है उसका 20% और कॉस्ट आफ्टर टैक्स जो गिवन थी हमें 4.50, वी विल मल्टीप्लाई द 20% दैट इज 0.20 बाय 4.50.
0.50, we will get 0.90 weighted cost for debt. Similarly, for preference shares, we will get 0.90. For equity, we will get 3.30. For retained earning, we will get 4.00. So, by adding all these weighted cost, we will get our weighted average cost of capital, that will be 9.10%. So this is how we are going to calculate the weighted cost, average cost of capital. So this all from the cost of capital. Hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Thank you very much.